जानते हैं। टाइम हुआ तो हम इसमें इंजेक्टेबल्स जो हैं उन पे भी बात कर लेंगे, ताकि ये दोनों चीजें एक ही सेशन में कवर हो जाएं, क्योंकि उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, ताकि हम उस एक पूरे सेशन को कंप्लीट कर लें। तो फायजा स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट इम्प्लांट्स? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में? इम्प्लांट। जी फायजा, आपकी आवाज मैडम मुझे कम इम्प्लांट्स। आ रही है। हेलो। मैडम अब आ रही है मैडम आवाज? जी, अब आ रही है। जी मैम आपका। मैडम इम्प्लांट्स आर द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हम्म। और what upper edge it has over the other contraceptives? क्योंकि देखो, इट जहाँ इज पे लॉन्ग एक्टिंग 99% इफेक्टिव रिवर्सिबल एंड कॉन्डोम, उनमें से हर एक का एक अपना प्रोफाइल है, बेनिफिट्स का भी, रिस्क का भी, उनका एक अपना स्पेक्ट्रम है हर मेथड का। What is so specific about these implants? मैडम इट हैज अ less failure rate as compared to other हम्म। devices. It हम्म। is more than 99 effective. ओके, ठीक है। ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ऑलमोस्ट ये चीज मिलती जुलती है विद द लो फेलियर रेट, जस्ट लाइक वी डिस्कस इट इन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं उसके साथ भी। तो और लेकिन हाँ जी। मैडम immediate resumption of the fertility when you remove it. रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी इसकी कब है? Immediate resumption of fertility होती इमीडिएट है है। when you ओके, ठीक है। तो अब इसमें जो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स विच यू नो अबाउट? Madam, types are Norplant, which is not currently used. It has six rods. And then हम्म। comes the Jidal, which contains the two rods, and the Sino implant, which comes in the form of the subcutaneous injections. And हम्म। then comes the Planon and Implanon, which contains the single rod. And all others have the levonorgestrel component, but only the Nexplanon and the Implanon, it has the etonorgestrel. इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल? इटोनोजेस्ट्रॉल जो है, ये क्या लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल से कोई डिफरेंट प्रोजेस्ट्रॉन है जनरेशन वाइज भी? Madam, it is a third generation, and levonorgestrel is the second generation. If I say that etonogestrol is basically a metabolite of levonorgestrel, etonogestrol is basically a metabolite of levonorgestrel, but with a better efficacy. और उसमें उसका जो है साइड इफेक्ट रेट है वो भी उससे जरा फर्क होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो बेसिकली जो नेक्सप्लानॉन है वो तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है? Planon, madam, जी yes मैम अवेलेबल है। हम्म। लेकिन ज्यादा जो इजी अवेलेबिलिटी है दैट इज ऑफ द इम्प्लानॉन सिंगल रॉड जो हम कहते हैं। बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? नेक्सप्लानॉन दोनों में इटोनोजेस्ट्रॉल है, ऑलमोस्ट ऑफ द सेम सेम कंसंट्रेशन के साथ, 68 मिलीग्राम एज यू नो। वो दोनों में एक ही जैसा होता है। देन व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? अगर मैं ये कहूं कि अगर इसको इम्प्लानॉन वर्सेस नेक्सप्लानॉन, तो उसमें विच वन विल बी द बेटर एंड वाई? मैडम इसका आइडिया नहीं है। ओके। इसमें बेसिकली अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो कॉम्पोजिशन तो एक ही जैसी है। इनकी डायमेंशन, इनका जो बाकी सब चीज़ें हैं वो एक ही जैसी हैं। लेकिन जो इनमें एक बुनियादी फर्क है वो ये कि इसका जो बेसिकली जो उसका बेसिक रॉड का जो होता है बेसिक सब्सटेंस, या उसको जिसको हम कह सकते हैं कि इस वो एक मैट्रिक्स जिसमें वो ड्रग मिक्स की हुई होती है, दैट इज डिफरेंट एंड दैट कंटेन्स बेरियम in the case of Nexplanon. That is why it becomes radio opaque and it's easy to identify it जब इसका रिमूवल या जब इसकी मॉनिटरिंग करनी हो, एंड व्हेन द पेशेंट कैन नॉट फील अबाउट इट।
तो इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन इज आउट हो जाती है, अदरवाइज इसका जो एक्टिविटी है, जो इसमें जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन है, सब चीजें मिलती जुलती हैं। साइड इफेक्ट्स, उसमें एडवर्स रिएक्शंस हैं, ड्रग इंटरेक्शंस हैं, और बाकी सब के सब जो फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स हैं, वो सब चीजें एक ही जैसी हैं। सो which patients are most suitable to have this device? इसमें जो प्राइमरीली है इंडिकेशंस क्या होगी, किन पेशेंट्स को आप प्रेफर करते हो फॉर द इंसर्शन ऑफ इम्प्लांट्स, बिकॉज अ पेशेंट कम्स टू यू एंड यू हैव टू चूज अ मेथड। बेसिकली तो ये एक कंबाइंड सेशन होता है विद द कपल एंड द डॉक्टर, एंड देन दे रीच अपॉन एक सेट मेथड पे आप वो डिसाइड कर लेते हो कि इस पेशेंट में कौन सा हमें करना है। And it's the doctor healthcare provider basically who has to ultimately decide what method will be beneficial for that patient. उसकी जो particularities होती हैं, specifications हैं, वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो कौन से पेशेंट हैं जो इसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होते हैं फॉर द इम्प्लांट्स? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है? यस मैडम, तो इन इनकी अदर वे हम बात कर लेते हैं कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें है? madam, patient, it has some absolute contraindications. हम्म। For example, known or active breast cancer or active liver disease or thrombosis or pregnancy. These are the हम्म। absolute conditions. यस, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। तो जब हम सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कह देते हैं कि इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है, इट मे बी एब्सोल्यूट एंड इट मे बी रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन विद सर्टेन लिमिटेशंस, हम उसमें ऑल्टरनेट मेथड करते हैं, डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ, एंड इफ अल्टीमेटली दे डिसाइड टू हैव, तो फिर हमने उसमें देखना होता है कि ये कैटेगरी कौन सी में आ जाते हैं। जो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, और कैटेगरी 2 तक आप सेफली इसको यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट इट बिकम्स रिस्की टू यूज इट। तो ये वाली सारी चीजें जो हैं, ये कैटेगरी 3 और 4 दोनों में आ जाती हैं। व्हाट अदर केसेस may not be suitable for the in having for the insertion of these tools? एक तो ब्रेस्ट सीए हो गया, उसमें करंट केसेस ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, लिवर डिजीजेस हो गई, एक्टिव लिवर डिजीज है, और अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग भी, जिसमें आप किसी कॉज पे नहीं जिस पे डायग्नोसिस नहीं बनता कि इसमें वाई दिस इज अनएक्सप्लेन्ड, हम कहते ही इस वक्त उसको है। तो ये सारी चीजें कैटेगरी 2, 3 और 4 में ये आ जाएंगी। तो इस वजह से इन सारों में हम नहीं करते, अदरवाइज every other patient can be a candidate for it who is basically can be benefited by the long acting reversible contraceptives. And which patients will be benefited more by this method? एक तो ये है जिनमें हमें नहीं इंसर्ट करना, एक वो है जिनमें प्रेफरेबली हम यही मेथड अमंग द लॉट हम उसमें ये करेंगे। वो क्या पेशेंट्स होंगे? जी बेटा। जी मैडम, इनमें who have irregular bleeding, or who wants the long acting इरेगुलर ब्लीडिंग में contraceptive. तो उसके और इरेगुलर होने के चांसेस नहीं हो जाएंगे? हम्म। जैसे हमने मायरीना अगर रखी किसी इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ, तो उसमें वो ज्यादा वर्सन भी हो सकती है। सिमिलरली नॉट ओनली विद द इम्प्लांट्स बट ऑल्सो विद द लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस, उसमें भी तो यही मसला हो सकता है। ये मसले तो इन सारे लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ हो Madam, सकते हैं, अनलेस वी कंट्रोल इट बाय गिविंग द सिस्टेमिक थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ द पिल्स, जिससे साइकिल रेगुलेशन हो जाती है। अदरवाइज विद द इरेगुलर ब्लीडिंग, लार्क मेथड आर अ रिलेटिवली उनमें थोड़े से साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज इन मैनी केसेस न्यू ऑनसेट इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड्स।
और हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है बाय कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसलिए इसमें इट कैन नॉट बी बेनिफिटेड, बट वेदर दिस पेशेंट, जो पेशेंट जिनमें बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया होता हो, या अगर रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या जिसमें एंडोमेट्रोसिस है और उसकी पेन के से हमारा कंसर्न है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम दे सकते हैं। उनमें प्रोजेस्टेरोन की वजह से बेहतर इफेक्ट हम नोट कर सकते हैं। जैसे एंडोमेट्रोसिस में तो हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ इट टू कॉज एमेनोरिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका जो फेलियर रेट है वो क्या होता है? less than 1% आपने बताया, बट व्हाट विद द टिपिकल यूज एंड व्हाट विद द स्टैंडर्ड क्लासिकल यूज? मैम ये नहीं पता। less than 1% तो है, बट less than 1% इज विद द क्लासिकल यूज, जब पेशेंट ने कंसिस्टेंटली उसको यूज किया एज पर द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर टिपिकल यूज है, यानी अब इसमें टिपिकल यूज का क्या मतलब हुआ? टिपिकल अब तो उसमें तो इंसर्ट कर लिया, अब वो डॉक्टर निकालेगा तो निकालेगा, उसमें पेशेंट के ऊपर तो वो ये डिपेंडेंट मेथड रहता ही नहीं, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ इट। लेकिन इसमें बेसिकली इसका ओवरऑल जो टिपिकल यूज है और स्टैंडर्ड क्लासिकल यूज है वो एक ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें पेशेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अलबत्ता वहां पे मसला हो जाएगा एज लॉन्ग एज इट इज इंसर्टेड एज पर इट्स गाइडलाइंस, जो इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसका फेलियर रेट सिर्फ 0.05% होता है विद इट्स यूज, बट इन द फर्स्ट ईयर, जिसमें मैक्सिमली ये रिलीज हो रहा होता है एट द डोज ऑफ 60 माइक्रोग्राम पर डे। तो इसमें इसका फेलियर रेट 0.05% होता है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स यूज। और चूंकि ये पेशेंट डिपेंडेंट, अब टिपिकल यूज का क्या मतलब है? टिपिकल यूज और स्टैंडर्ड यूज जो हम कहते हैं वो उसका ये मतलब है कि पेशेंट ने उसमें कोई गड़बड़ कर दी, या पेशेंट उसको बिल्कुल एज पर इंस्ट्रक्शन लेता रहा। ये दो डिफरेंट तरीके होते हैं। तो टिपिकल यूज के साथ उसका फेलियर रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट उसको कंटिन्यू करने में गड़बड़ कर दे। यानी अब इसने तो 3 से 5 साल तक रहना, तो उसमें अगर ड्यू डेट पे वो रिप्लेस नहीं कराता तो उसमें फेलियर रेट उस टाइम पीरियड, उस टाइम जोन में होने के चांसेस हैं। सो इज इन द लास्ट ईयर ऑफ इट्स इंसर्शन टाइम एज पर इट्स इट्स गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब ये है कि जो ड्रग इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक। तो उसमें जो फेलियर रेट जो है वो ड्रग रिलीज कम हो जाएगी, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी विल नॉट बी रिड्यूस्ड। और ये हमने पिछली दफा भी बात की थी, जहां पे हमने मिसप्लेस्ड डिवाइसेस और उसमें ब्रोकन पीसेस ऑफ डिवाइसेस की बात की थी, कि इसके बावजूद कि वो एक्सपायरी डेट के बाद भी रखा रहता है वहां पे, तो भी इसका कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इफेक्ट जो है इट डस कंटिन्यू, वो खत्म नहीं होता। लेकिन उसकी एफिकेसी किस हद तक है, फेलियर रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दैट इज बेसिकली नॉन कंक्लूसिव। कि उसमें अगर हम इसको वैसे एज्यूम करें तो इसमें एफिकेसी कम हो जानी चाहिए इन द लास्ट ईयर ऑफ इट्स इट्स इंसर्शन टाइम। लेकिन इसीलिए इनमें मार्जिन भी होता है। यानी अगर हम कहते हैं कि 3 to 5 years, तो बेस्ट विद इन द 3 years बट कैन बी यूज अप टू 5 years। तो इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट डिपेंडेंट है। पेशेंट डिपेंडेंट हर मेथड जो है उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है, और खासतौर पे जो प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रेपरेशन हैं दैट आर बेस्ट इन देयर एफिकेसी। तो इसमें एक ही होगा, इसमें उस तरह से फर्क नहीं होता। अब इसमें व्हाट अदर मेथड्स, व्हाट अदर थिंग्स कैन अफेक्ट इट्स एफिकेसी? एक तो पेशेंट का अपना यूज है जो हमने माइनस कर दिया, कि पेशेंट के अपने ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता मेथड, वो तो वंस इंसर्टेड हैज टू बी रिमूव्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वो पेशेंट खुद निकाल भी नहीं सकता। जैसे कि लार्क में दूसरे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, इंजेक्शन लग गया तो लग गया, वो उसका इफेक्ट तो खत्म नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि पेशेंट ड्यू टाइम पे उसको लगवाए ना, तो फिर उसमें उसका मतलब पेशेंट के ऊपर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो उस पे आ जाएंगे।
नाउ व्हाट अदर फैक्टर्स कैन अफेक्ट इट्स एफिकेसी? हम और ये बात उस हर हार्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर बात करते हैं। मैडम अगर क्या? पेशेंट कोई एंजाइम हाँ जी। इंड्यूसिंग ले रही है तो हाँ। उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। अ, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर्स जो हैं वो एफिकेसी को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये चीज जो है ये इम्प्लांट्स के ऊपर भी फिट बैठती है। तो इसमें ड्रग इंटरेक्शन जो है ये हमें उसको जरा देखना चाहिए कि वो उस तरह की कोई ड्रग पेशेंट ना ले रहा हो। हाउ डज इट एक्सर्ट इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट? इसके कॉन्ट्रासेप्शन के करने के तरीके क्या होते हैं? इन अदर वर्ड्स द मैकेनिज्म। मैडम इट inhibits ovulation. It inhibits ovulation, thickens the हम्म। mucus, हम्म। and thinning of endometrium, हम्म। alteration of endometrium. हम्म। एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट होगा, क्योंकि सारे प्रोजेस्ट्रोजन जो हैं वो एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट करेंगे, चाहे वो ओरल हों चाहे वो आईयूडीज हों, चाहे जो भी तरीके हों, उन सब ने एंडोमेट्रियम को इफेक्ट करना है और उन्होंने ओवुलेशन को भी सप्रेस करना है। और इसके अलावा जो सर्वाइकल म्यूकस है उस पे भी इसका इफेक्ट होता है। अब इसमें जो ओवुलेशन पे इफेक्ट है, अब हालांकि ये इम्प्लांट है, हालांकि जो मायरीना है वो भी, और इवन इंजेक्टेबल्स भी, ओवुलेशन सप्रेशन का इफेक्ट बार दफा बहुत कंप्लीट नहीं होता। पार्शियल सप्रेशन हो सकती है कुछ केसेस में, which may be a contributory factor to the irregular vaginal bleeding as is seen in these progestogen only long reversible जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल डिवाइसेस हैं उनके साथ। तो इसमें वो नहीं, लेकिन बाकी इफेक्ट इतने प्रोनाउंस्ड होते हैं कि वो पार्शियल ओवेरियन सप्रेशन भी उसमें काउंटरएक्ट हो जाती है एज फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी, बट इट डस गिव राइज टू द अदर प्रॉब्लम्स। अब जो एंडोमेट्रियम पे इसका इफेक्ट है, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम? क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस की तो थिकनिंग हो जाएगी, और इसमें बेसिकली इट्स अ बैरियर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म्स, और इसी तरह से ओवुलेशन की सप्रेशन होगी। इसका पर्टिकुलर इफेक्ट क्या है ऑन टू द एंडोमेट्रियम? मैडम एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं होने देगी। हम्म। तो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन विच इज अ वेरी बेसिक स्टेप फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, क्योंकि जहां पे हम प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ओवुलेशन की भी, सक्सेसफुल ओवुलेशन, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, एंड लास्टली द सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वाली जो चीज है वो ग्रॉसली इफेक्ट होती है इन केसेस ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस। इसके अलावा जो इसका एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है, लेकिन इसके अलावा जो इम्प्लांट्स का और काम होता है वो बेसिकली एंडोमेट्रियम पे उसके दूसरे इफेक्ट्स की वजह से भी होता है, जिसमें इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग की जो बेसिकली वजह बन जाता है कि इसमें जो एंडोमेट्रियल रीजेनरेशन, एंडोमेट्रियल एंजियोजेनेसिस, और इसके जो वेस्कुलरिटी है, इसमें जो वेस्कुलर एंडोथीलियल जो इंटेग्रिटी है, दिस ऑल थिंग्स आर अफेक्टेड। यानी उसका वेस्कुलेचर जो है दैट इज ग्रॉसली डिस्टर्ब्ड, या उसमें माइक्रो अल्सरेशन या ये सब चीजें ये हो सकती हैं, इजी टू ब्लीड। इवन एंडोमेट्रियम और स्ट्रोमा के दरमियान में माइक्रो हेमरेजेस, सब एपिथेलियल माइक्रो हेमरेजेस भी हो जाते हैं। These all things contribute to the irregular vaginal bleeding in cases of the LAR. Progestogen only जो मेथड्स हैं वो उनके साथ ये सब में ये हम मेथड ये देखते हैं। सिमिलरली विद द मायरीना एंड विद द पैचेस एंड विद द इंजेक्शंस। तो ये एक एडिशनल इफेक्ट होता है जो कि एंडोमेट्रियल एट्रोफी के अलावा होता है टू डिस्टर्ब इट्स वेस्कुलरिटी। इसलिए एंडोमेट्रियम इज टोटली नॉन रिसेप्टिव, mostly non-receptive for the implanting zygote। और अगर कभी फर्ज किया ये अगर हो जाए प्रेगनेंसी, वेरी रेयरली, फेलियर रेट चाहे कितना भी थोड़ा है तो सही ना, तो अगर कभी प्रेगनेंसी हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ दीज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रोजेस्ट्रोजन ओनली, तो उसमें प्रेगनेंसी में कोई नुकसान होने के चांसेस होते हैं डेवलपिंग फीटस को? लो बर्थ वेट,
बिकॉज इट डिस्टर्ब विद द प्लेसेंटेशन। प्रॉपर प्लेसेंटेशन में मसला हो सकता है, अगेन ऑन इट्स अफेक्ट ड्यू ऑन द एंडोमेट्रियम। तो ये वाली चीज हो सकती है। अब इसमें जो हम बाकी जो चीजें हैं इसके, अदर देन दिस, व्हाट कैन बी द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज इम्प्लांट्स? मैडम एक तो एडवर्स इनके इफेक्ट्स जो क्या होते हैं? जो बेसिकली, अब देखो, जो भी हम जब भी किसी पेशेंट को तरीके बता रहे होते हैं, पेशेंट हमसे पूछता है मुझे इतनी स्पेसिंग चाहिए, और उसको हमने डिफरेंट तरीके बताने होते हैं, तो उसमें बेसिक चीजें ये होती हैं कि एक तो हम उसकी मेडिकल एलिजिबिलिटी को असेस करें, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। और जब हम एक मेथड चूज कर लेते हैं, वॉट एवर दैट मेथड इज, तो उसमें हमें उस मेथड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, जिसमें हाउ टू यूज इट, और व्हेन टू यूज इट, ड्यूरेशन कितनी है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, एंड व्हेन टू, अगर कभी वो फर्ज किया इसको छोड़ना चाहे तो कितने रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी जो है वो कितने उसमें कितने अरसे में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पेशेंट को बतानी होती हैं। तो इसमें हम पेशेंट को क्या बताएंगे, क्या क्या चीजें मैडम एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले कि मैडम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो प्रोसीजर रिलेटेड एंड द प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड। तो हम्म। प्रोजेस्टेरॉन है कि द इन मूड स्विंग्स हैं, वेट गेन है, वाटर रिटेंशन, चेंज इन द menstrual पैटर्न, some have हम्म। amenorrhea and some irregular bleeding, हम्म। and the हम्म। procedure related complications are the scarring, bruising, paresthesia, hematoma बन सकता है, neurovascular हम्म। bundle damage at the surgical site, and हम्म। migration हो सकता and also हम्म। it doesn't provide the protection from the STDs, so you need हम्म। contraception for STDs too. And then it's the eligibility criteria is you have to confirm the patient last menstrual period नहीं if नहीं, she वो comes तो on ठीक है, the वो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन रिलेटेड कुछ और भी इफेक्ट्स होते हैं। बार दफा पेशेंट कहता है कि क्या मेरा वेट गेन तो नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? हो सकता है ना। मैडम उसको देखो, गेन बाद होगा। दफा कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हार्मोन रिलेटेड होते ही होते हैं, दो इट में मिनिमली भी पॉसिबल, चाहे वो मिनिमल इफेक्ट ही हो, बट इट डज इफेक्ट। तो इसमें वेट गेन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मिनिमल हो सकता है। पेशेंट को हमने इसी तरह से बताना होगा। क्या थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाएगा पेशेंट में? अगर पेशेंट की ऑलरेडी हिस्ट्री है तो फिर उसमें अगर रिस्क बढ़ हिस्ट्री ना हो तो, क्योंकि वो तो अगर पेशेंट की हिस्ट्री है तो हम तो उसको फिर ये मेथड एडवाइज ही नहीं करेंगे। मैडम इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स कम है। हम्म। हम्म। और बाकी जो हम डिफरेंट मेथड से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, जैसे ओवेरियन मेलिग्नेंसी है, एंडोमेट्रियल सीए है, ब्रेस्ट कैंसर का, तो बेसिकली ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी से रिलेटेड ये कंफर्म्ड बात है कि प्रोजेस्ट्रोजन का सबसे ज्यादा नुकसानदेह जो असर है वो उस पे ब्रेस्ट सीए पे ही होता है, कि इट कैन इंक्रीज इनवेजिव, बेसिकली जो मेलिग्नेंसी है वो दैट कैन इंक्रीज। इसके अलावा जो टिपिकली हार्मोनरी रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, एक्नी हो सकती है पेशेंट को, डिप्रेशन हो सकती है, मेस्टैल्जिया हो सकता है, मतलब जो बॉडी जो वाटर रिटेंशन है उसकी वजह से भी, एंड द पेशेंट कैन बी मेंटली अपसेट समटाइम्स, एंड नोसिया वगैरह, ये सब वो चीजें हैं जो माइनर इफेक्ट्स, और हेडेक ऑल्सो। तो ये सब चीजें हैं जो पेशेंट में हो सकती हैं। और इसके अलावा अब वेरी मिनिमल, अगरचे बहुत ज्यादा एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस पे स्टेब्लिश नहीं है, बट स्टिल एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन सीए के भी चांसेस इसमें बढ़ सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज चूजिंग इट। वंस इट इज स्टॉप, तो इसमें जो है वो उसमें वो जो है वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरी चीज है इसमें, चूंकि इन मैनी केसेस इट कैन कॉज एमेनोरिया, जो कि इस तरह के केसेस में होता है, इवन माइरीना के साथ भी हो जाता है, इंजेक्शंस के साथ भी हो जाता है। ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द केसेस डू हैव एमेनोरिया विद दीज प्रोजेस्टेरोजन ओनली प्रेपरेशन। तो इसमें उसकी वजह से स्केलेटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लॉस ऑफ द बोन मैस डेंसिटी बहुत ज्यादा मार्क नहीं है, खासतौर पे ये मार्क्ड ज्यादा होता है इन एडोलेसेंट्स जो कि 18 ईयर से कम हों, क्योंकि उनमें अभी स्केलेटल डेवलपमेंट हो रही होती है।
और इन द पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन आफ्टर एज 55, ये इसको मैक्सिमली भी आप 55 ईयर्स तक यूज करो, उसके बाद थोड़ा सा ये रिलेटिवली अनसेफ हो जाता है। और यही क्राइटेरिया जो है वो इंजेक्शंस पे भी फिट बैठते हैं कि उसमें चूंकि हम एक एक्टिव ड्रग दे रहे होते हैं एज अ लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन, तो भी उसमें एक एज पे जाके जहाँ पे स्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वहां पे हमें उसको स्टॉप करना पड़ता है। तो ये चीजें हम कुछ जो है, लेकिन उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कैल्शियम प्रेपरेशंस, ये चीज जो है, ये इफेक्ट हम किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं ये लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस के साथ साथ भी। लेकिन सबसे ज्यादा मसला इनमें किस चीज का होता है? ये रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। क्योंकि ये जितने Yes. भी लॉन्ग एक्टिंग हैं जो डिपो प्रेपरेशंस हैं, इवन विद द इंजेक्शंस और विद द इम्प्लांट्स भी, इसमें इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसका एक फॉर्म जो है वो एमेनोरिया भी है, दैट कम्स इन द मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस। सो इसमें जो कुछ जो रीजंस हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। जो हमने एंडोमेट्रियल चेंजेस की बात कर ली, और ऑफ एंड ऑन पार्शियल ओवेरियन सप्रेशन जिसमें ईस्ट्रोजन ऊपर नीचे होता है और उसकी वजह से विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है। सो all these cases have to be explained to the patient prior to the insertion। और अगर ये चीज डेवलप हो जाती है then it has to be managed by what preparation will be suitable to control the episodes of vaginal bleeding, irregular vaginal bleeding? Madam, she can be offered mefenamic acid for a few days हाँ, and can be ट्रांजैमिक given एसिड the हम दे tri सकते हैं कि मेफेनामिक एसिड दे सकते हैं, लेकिन हमें ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स फिर देनी पड़ती हैं। क्योंकि yes, जो ma'am. बहुत ग्रॉस एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है, जिसमें कि सरफेस एपिथेलियम, सरफेस वेस्कुलेचर, ये इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा होता है टू द, उसमें जो हमने अभी बात की थी वेस्कुलरिटी से रिलेटेड, कि उसमें एब्रेजन्स और वेस्कुलर वॉल थिनिंग और उसका डैमेज, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो उसमें हमें एपिथेलियम को थोड़ा सा ग्रो एंड थिकनिंग उसकी ये जरूरी होती है, एंड दैट इज पॉसिबल बाय द ईस्ट्रोजन प्रेपरेशन, either by the combined preparations, या इन वेरी सिवियर केसेस जाहिर है हम उसको तो निकाल देते हैं, फिर जो लार्क मेथड है, जो इम्प्लांट है, वो भी निकाला जाता है। लेकिन उसके साथ साथ बाज दफा ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस भी हमें देनी पड़ती हैं अगर बहुत ग्रॉसली एंडोमेट्रियल थिनिंग हो जाए तो। लेकिन यूजुअली इट इज मैनेजेबल बाय गिविंग द 3 months थेरेपी ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर इसकी जरूरत हो तो। 3 months की कोई ऐसी टारगेट लाइन नहीं है कि जिस पे जाके हम आगे बंद नहीं कर, उसको हम नहीं कंटिन्यू कर सकते। वी कैन कंटिन्यू इट अकॉर्डिंग टू द नीड, तो वो उसको फिर उस डिसीजन को फिर हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसको हम इंसर्ट कब करेंगे और कैसे करेंगे। ये कभी कभी उसमें जो है वो स्किल डेमोन्स्ट्रेशन में भी ये चीज आ जाती है। Madam, if इंसर्ट she, कब करेंगे और कैसे करेंगे? Madam, time of insertion, na? जी जी, टाइम ऑफ इंसर्शन। Madam, if she comes in the first 5 days of menstrual cycle or day 5 after abortion or the day 21 after the childbirth, then हम्म। needs no additional contraception. But other than these days, if she comes in the late cycle of the period, then she needs extra contraception in the form of condoms, and also she needs to be test the urine pregnancy test for if required for during follow up. ठीक है, ये एप्लीकेबल है हर मेथड के लिए। चाहे वो ओसीपीस हो, चाहे वो माइरीना हो, या आईसूसीडी हो, या फिर ये इम्प्लांट्स हो या इंजेक्शंस हो। ये वाला रूल जो है ये हर मेथड के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे अबॉर्शन के बाद भी विद इन डे 1 और 2, मैक्सिमली हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में हम इस तरह से करते हैं। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर वाली तो विल बी कंसिडर्ड एज अ बर्थ प्रोसेस, तो उस पे वही वाले रूल्स लागू होंगे जो कि टर्म बर्थ पे होते हैं। तो बाकी मिनिमली डे 21 ऑफ द आफ्टर द बर्थ इन द पोस्टमार्टम पीरियड, और अप टू 6 वीक्स। लेकिन जितना हम उसके करीब करीब होंगे, एक तो स्विचिंग वाली बात तो एक और चीज है ना, वो पूरा एक अलहदा से डिस्कशन होती है कि एक मेथड से स्विच करना है दूसरे पे तो हम क्या करेंगे। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम,
अगर हम डे 1 to 5, जिसपे बहुत मिनिमल पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी की, और उसमें कोई ओवुलेशन या उस तरह के कोई चांसेस नहीं होते, एंड यूजुअली उसमें क्वाइटस भी नहीं हो रहा होता बिकॉज ऑफ द एक्टिव ब्लीडिंग डेज, तो उसमें श्योरिटी होती है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो विद इन 1 to 5 डेज अगर होता है तो उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम उसको शुरू कर लेते हैं आफ्टर द 5 डेज, जबकि फॉलिकल बन रहा है और उसमें ओवुलेशन, प्रीमेच्योर ओवुलेशन हो भी सकती है, या अनप्रोटेक्टेड कॉइटस भी हो सकता है, तो उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है। और ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम इसलिए देते हैं कि इमीडिएटली इफेक्टिविटी अमूमन इन मेथड की पॉसिबल नहीं होती, और उसमें भी उनको कम से कम 1 हफ्ता लगता है उसके सीरम लेवल बिल्डअप होने में, उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के स्टेब्लिश होने में। सो दैट मच टाइम पीरियड हैज टू बी कवर्ड बाय द एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड्स, एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें कॉन्डम्स आर द बेस्ट। कॉन्डम है या कोई भी बैरियर मेथड है, उसमें वो एक बेस्ट चीज इसलिए समझी जाती है कि ये उसके फार्माकोकाइनेटिक के साथ उसको कोई कोई इंटरेक्शन या उसमें कोई वो मिक्सिंग नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम यूजुअली एक एज अ स्टैंडर्ड हम प्रोसीजर के तौर पे लेते हैं। नाउ व्हेन यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट, तो आपने जाहिर है वो हिस्ट्री लेके उसका मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले लिया और सारा कुछ कर लिया, तो बाकी आपने काउंसलिंग भी कर ली, जो कि हमने अभी बात की थी कि ये इसको हमने क्या क्या, मरीज को क्या क्या हमने किन किन चीजों के बारे में बताना है। अब इसमें हाउ यू विल इंसर्ट, वेयर टू इंसर्ट, एंड व्हाट आर द बेसिकली प्रिपरेशन प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन, और उसमें फिर पोस्ट इंसर्शन इसका फॉलो अप या केयर क्या होगी, जस्ट वेरी ब्रीफली। यस मैडम, इसका सबसे पहले कि यू यू टेक द कंसेंट for the procedure, then हम्म। you tell the patient to lie on the table and then flex the elbow, and the surgical site is the 8 centimeter from the medial epicondyle, and प्रॉक्सिमल टू इट, यानी आप अपर आर्म की तरफ जाते हो मीडियल एपिकंडाइल से ऊपर, प्रॉक्सिमल टू। हम्म। that's it. ठीक है। And then and then you हम्म। mark the site, and then you give हम्म। the local filtration after ruling out any अब allergy. इसमें एक और चीज है, यू हैव एग्जैक्टली टू डिफाइन द साइट, इंसर्शन साइट। साइट में एक तो आपने बता दिया कि मीडियल एपिकंडाइल से ऊपर आप 8 to 10 सेंटीमीटर जाएंगे, वेदर यू विल इंसर्ट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, मैडम क्योंकि मीडियल मैम एपिकंडाइल, अगर अगर मैं अपने बाजू पे, इफ यू कैन सी मी, कि इसमें मीडियल एपिकंडाइल इज दिस वन, दिस वन, और इससे हम जब ऊपर जाते हैं तो ये 8 to 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बनती है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इस जगह पे अगर आप इंसर्ट करोगे तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम? Ma'am, you should be avoid going between the sulcus between the biceps and triceps. You should मतलब be जो along ग्रूव होती है, क्यों, वाई टू अवॉइड इट? because there is a neurovascular bundle running हम्म। from this area. हम्म। So और and और इसके डीप इंसर्शन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दीज आर yes, द टू थिंग्स विच यू हैव टू अवॉइड। So we will go away from that sulcus between the biceps and the triceps. So how to define an area where we can do this precaution? मतलब फिर exactly 8 to 10 सेंटीमीटर proximal to the medial epicondyle, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट चॉइस ऑफ इंसर्शन साइट क्या होगी? क्या उसी पॉइंट पे जो हमने एक डिफाइन किया कि अब ये जगह जो है ये 8 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल है मीडियल एपिकंडाइल पे, should the implant be inserted at that particular point or a little bit away from it? ma'am, just uh, 3 centimeter Hmm. behind triceps. Yes, behind it, because you have to avoid the sulcus. तो आप उसको उसकी जो इंसर्शन साइट है वो उससे भी 3 से 5 सेंटीमीटर पीछे लेके जाओगे, और वो जो पीछे लेके जाओगे फिर उसके ऊपर वो पॉइंट वो होगा जो पहले आपने 8 सेंटीमीटर पे डिफाइन किया, एक पॉइंट 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकंडाइल। फिर उसके पीछे आपने 3 to 5 सेंटीमीटर वाला एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया,
और उस पॉइंट से प्रॉक्सिमल 5 सेंटीमीटर तक का एरिया वो है जहां पे अल्टीमेटली आपने उस इम्प्लांट को इंसर्ट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये Yes. बहुत मीडियल हो जाता है। तो इसमें नाउ यू हैव बेसिकली आइडेंटिफाइड कब ये जगह है जहां मुझे इंसर्ट करना है। फिर आप क्या करोगे? Then you give the local anesthesia, you हम्म। put on the gloves, clean drape the patient, then insert हम्म। लोकल the दे के trocar. आप अलोंग द होल ट्रैक आपने देना है। वो जो 5 सेंटीमीटर की आपने पूरी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की तो उसकी लेंथ है इम्प्लांट की, तो आप 5 सेंटीमीटर तक का एरिया वो लाइन डिफाइन कर लेते हो। आप उसको मार्क कर लेते हैं या आप अंदाजे से देख रहे होते हैं कि ये वाली लाइन है जिस पे मैंने जाना है। और फिर उस सारी लाइन को आप लोकल के साथ उसको वो करते हो, एनेस्थेटाइज करते हो। आफ्टर ड्रेपिंग Then सारा क्लीन करके उसको फिर। and then insert the trocar, then stretch the skin and then insert हम्म। the trocar just below and just subdermally. हम्म। Avoid going to just keep the trocar just below the skin and then insert it up to the upper mark and then ठीक है। आप इनिशियली उसको 30 डिग्री, आपने कभी देखा होगा इसकी नीडल, आप लोगों ने मेरा ख्याल है सबने देखी होगी कि इसमें प्री लोडेड सिरिंज होती है और उसमें एक बड़ा सा एक ग्रूव सा बना होता है जिसके अंदर से हमें वो वाइट नजर आ रही होती है, मतलब पॉइंटेड नीडल की तरह से। और उसके अंदर वो सुराख बना होता है जिसके अंदर वो लोडेड होती है। तो उससे वो जो इसको बिवेल कहते हैं। तो उसके साथ आप स्किन को 30 डिग्री पे थोड़ा सा एलिवेट करते हैं। एलिवेट करके आप उसको एंटर करते हैं इन द सबडर्मल स्पेस, जस्ट टू यू गेन एंट्री इनटू दैट सबडर्मल स्पेस। एंड देन यू बेसिकली मेक इट पैरेलल टू द स्किन। पहले आपने उसको थोड़ा सा उठाया, उसको 30 डिग्रीज पे डाला और उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो फोर आर्म के साथ। आप उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू द स्किन कर देते हैं। और फिर आप उसको उस पूरी लेंथ में ले जाके तो उसको वहां से ये लोड करते हैं। अब इसमें लोड करने का भी जो हमारी जो इम्प्लानॉन आता है उसमें तो बेसिकली उसका एक सील होती है। सील को आपने ब्रेक करना होता है। फिर आप उस सील को साइड पे लेके जाते हो। साइड पे ले जाके फिर आपने जब पूरी उसमें लेंथ में चले गए, देन ग्रेजुअली यू विदड्रॉ दैट, जो प्लास्टिक उसकी कवरिंग होती है उसको पीछे आप ड्रॉ बैक करते हो। अब इसमें और भी प्रेपरेशन होती हैं नेक्स्ट प्लानॉन की, लेकिन ये वो है जो इजीली अवेलेबल भी है और जो यूजुअली हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ यू insert that rod, and then you have to confirm के whether the rod has been inserted correctly at the designated site। आपने उसको फील करना होता है। खुद ही नहीं फील करना होता बल्कि मरीज को भी फील करके दिखाना होता है कि ये है जिसको आप इस तरह से फील करते रहोगे। और इसमें इसके बाद फिर क्या करना होता है? आपने इंसर्ट कर लिया, फिर then मैडम अगर तो जिडेल है तो फिर हम दूसरी रॉड भी हम प्लेस करेंगे इन द सेम. जिडेल में तो हाँ दो रॉड्स है ना, वो तो तकरीबन 15 डिग्री एंगल के साथ आपने दो मुख्तलिफ जगह पे सेम प्रोसीजर आप दो जगह पे करोगे। और वहीं पे आपने उसमें तो नीडल में आपको खुद लोड करना पड़ता है। जो इम्प्लानॉन है वो लोडेड में आता है और उसके साथ उसकी सील होती है जिसको आप ब्रेक करते हो। ये तो सिर्फ एक ट्रोकार आपका होता है जिडेल की सूरत में, जिसको आपने उसमें शीट में डाला, उसके ऊपर लोड किया, उसको लोड करके फिर आपने पीछे खींचा। उसी पॉइंट से जहां से आप एंटर हुए थे उसी पॉइंट से 15 डिग्री एंगल पे आप दूसरी जगह पे जाते हो जिसको आपने ऑलरेडी एनेस्थेटाइज किया हुआ था। और फिर इसी तरह से आप उसको करके तो आपने इसको निकाल लेना होता है बाहर। उसके बाद क्या करोगे? चाहे आपने जिडल किया, चाहे वो ज्यादा जो एक कस्टमर फ्रेंडली होता है दैट इज इम्प्लानॉन सिंगल रॉट मेथड। और वैसे जिडल में क्या होता है, उसका सॉल्ट क्या होता है? इसमें तो एटोनाजेस्ट्रॉल था। एंड उसमें मैम एलएनजी होता है सेवेंटी हाँ, फाइव उसमें लिवर नॉट जेस्ट्रोल। यस, 75। ठीक है, ईच ईच रॉड 75। चलो जी, अब उसके बाद आप क्या करोगे फिर? ये आपने लोड कर लिया, फिर When you withdraw the needle and insert the at the same time you insert the plunger so that the rod is placed there and then you tell the patient to feel for the rod and then you apply the bandage and then give the patient
the contraceptive card and follow up with the and also discuss the red flag signs. If she feels any pain or hematoma or absence of the rod, then she can report and give discharge her with a contraceptive card. हम्म। ठीक है। कम से कम वो जो ड्रेसिंग आपने प्रेशर ड्रेसिंग उसको दी, क्योंकि प्रेशर ड्रेसिंग आपने करनी होती है, या उसको प्रेस करके थोड़ी देर रखो और फिर उसमें रूटीन की ड्रेसिंग, वो 24 से 1 से 2 दिन उसको लगी रहे। और ताकि वो उसके हीलिंग, ब्रूजिंग, हिमेटोमा, ये सब चीजें आपने मरीज को भी बतानी है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, बेसिकली एनी कॉम्प्लिकेशन फॉर विच शी शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। तो उसके बाद वो सारा कार्ड वगैरह दे के एज यू सेड। और उसमें टाइम क्या है? अब इसमें अगर फर्ज किया हम कहते हैं कि ये 3 साल, 5 साल के लिए, सॉरी, 5 साल के लिए है, तो हम पेशेंट के पास कितना मार्जिन होता है, प्लस और माइनस? Within 5 years, क्या एक्सपायरी three डेट to के five years. बाद, ये हमने उसमें भी मायरीना में भी डिस्कस किया था, कि क्या एक्सपायरी डेट के बाद भी वहां पे रह सकता है? इट कैन। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिवली इफेक्टिव ये रहती हैं ये डिवाइसेस। तो इसमें ये मार्जिन होता है। अब हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उसमें मार्जिन होता है। जैसे माइरीना में था, आईयूसीडीज जो कॉपर टी है उसमें भी 8 से 10 साल की बात की जाती है। इसी तरह से इसमें भी बात 3 to 5 years की बात होती है। इसी तरह से इंजेक्शन के बारे में, सो देर इज अ मार्जिन, जिसमें प्लस माइनस हमारे पास कुछ होता है कि अर्लीस्ट कब निकल सकता है, और बिल्कुल जो लेटर है वो कब निकल सकता है इसमें। तो अब इसमें सपोज अब पेशेंट ने इसको अब उसका ड्यू टाइम पे वो निकालना चाह रही है। शी वॉन्ट्स टू हैव एन एनी अदर मेथड, उस एनी अदर मेथड को अभी हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो निकलवाना चाह रही है। बट शी सेज दैट फॉर द लास्ट 5 to 6 months शी कैन नॉट फील द रॉड। फिर आप क्या करोगे? मैडम फिर क्या अगर ये तो मैडम माइग्रेट कर उसमें जाता वो है? रखा हुआ है क्या ये मैडम जी, माइग्रेट अगर कर तो सकता है? नेक्स्ट प्लान ऑन है। जी हम्म। मैडम, कर सकता है माइग्रेट। हम्म। तो तो मैडम अगर क्या नेक्स्ट प्लान पॉसिबिलिटी, क्या ऑन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसको फील नहीं हो रहा? अगर तो थ्रेड विजिबल नहीं था, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, तो उसमें एक चीज ये भी थी कि एक्सपेल हो जाता है, परफोरेट हो जाता है, या रोटेट हो जाता है, या मेल अलाइनमेंट उसकी हो जाती है। अब इसमें एक्सपेल होने के तो चांसेस नहीं है, क्योंकि वो इतने अरसे से अगर अंदर था तो वो तो फाइब्रोसिस भी बन जाता है, एपिथेलियलाइजेशन हो जाती है, सब कुछ खुद से तो नहीं निकल सकता। तो व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटीज? मैम उसके अंदर फाइब्रोसिस हो सकती है। और इट माइट हैव और गॉन डीप इनटू द मसल, या माइग्रेशन। तो इसको फिर हम कैसे, हमें इसमें क्या अब हम करेंगे और इसको फिर कैसे निकालेंगे? पेशेंट वांट्स इट रिमूवल, रिमूवल के बाद इसी से रिप्लेस करना है या किसी और मेथड को करना है, वो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो निकलवाना चाह रही है, तो हाउ यू विल लोकेट इट? यही वजह थी इसके नेक्सप्लानॉन में बेरियम को डालने की, ताकि ये रेडियो ओपेक हो जाए और एक्सरे पे हमें नजर आ जाए। बट इफ इट इज इम्प्लानॉन, या उसमें कोई रेडियो ओपेक वाली चीज नहीं है, ज़ाहिर हार्मोन तो रेडियो ओपेक नहीं होते ना, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड से देखेंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के साथ हम देख सकते हैं। और उसमें बेसिकली अब एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबली हो सकता है हमें इसमें डीप डिसेक्शन की जरूरत पड़े। बाज दफा ऐसा भी होता है कि इट्स ब्रोकन इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, 2 हिस्सों में वो हो जाता है। तो उसका भी रिमूवल जो है वो बेसिकली फिर हम उसके जैसे हम इसको नॉर्मल, हमने अगर जो एक इम्प्लांट है उसको निकालना है, तो उसके नीचे वाले सिरे पे हम थोड़ा सा छोटा सा इंसिजन देते हैं, मे बी जस्ट 1 to 2 मिलीमीटर, और उससे आर्टरी फॉर्सेप्स से पकड़ के उसको निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें उस जगह पे भी हम देंगे जहां पे उसका वो वाला पार्ट ब्रोकन है, क्योंकि फिर उसको प्रेस करके पीछे से हमने उसको वहां से निकालना होगा, उसका एंड पकड़ के। तो ये हैं जो कि, लेकिन फर्ज किया ये सारा ये चीज है, तो क्या इसका टूटने के बावजूद, अगर वो फ्रेगमेंट्स में भी डिवाइड हो गया, या अगर वो डीप इनसाइड टू द मसल है, तो क्या इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इफेक्ट होगी उससे?
नहीं होगी मैडम। होगी, मतलब नहीं होगी। लेकिन कितनी हो, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट उसका जारी रहेगा एज लॉन्ग एज इसका जो एक टाइम पीरियड जितना इसका मैक्सिमली बताया गया है उस टाइम पीरियड के ये अंदर है तो। लेकिन कितना होगा ये हम नहीं बता सकते। तो उसमें वो थोड़ी सी जरा उसमें कंट्रोवर्सी या उसमें जरा एम्बिग्विटी आ जाएगी कि इसमें अब मतलब क्या है। लेकिन इस कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी को असेस करने के लिए जो मिसप्लेस्ड या जो इम्पैल्पेबल जो इम्प्लांट्स हैं उसमें हम एटोनोजेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में इसका जितना रिलीज था ये तकरीबन होते होते 1/3 रह जाता है आखिरी सालों में। तो कुछ ना कुछ इसका एटोनोजेस्ट्रोल लेवल जो है अ, वो होंगे। अगर फर्ज किया उस पर्टिकुलर जगह पे हमें अल्ट्रासाउंड नहीं बताता किसी लोकेशन की, किसी फॉरेन बॉडी की लोकेशन की, देन यू हैव टू सर्च इट इन अदर एरियाज। यानी जैसे चेस्ट वगैरह में आप उस उधर भी करो या फिर उसका सीटी स्कैन करवाओ। ठीक। और जब हम निकालते हैं जो फर्स्ट केयर रूटीन में भी जब हम निकालते हैं तो उसकी पूरी लेंथ मेजर करें कि क्या इसका कोई पोर्शन अंदर तो नहीं रह गया। तो उसकी पूरी जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है वो उसके उसके बारे में हमें जो है वी हैव टू बी श्योर ऑफ कि ये इसमें ये ना हो कि इसका कोई फ्रेगमेंट पीछे रह गया हो। तो ये वो चीजें हैं, इसलिए रिमूवल इतना आसान नहीं होता बाज दफा जितना कि समझा जाता है। Insertion is rather easy, but removal may be quite challenging sometimes. ठीक है। तो अभी तो मेरा ख्याल है घंटा तो वैसे ही गुजर गया इस इम्प्लांट की डिस्कशन के साथ। तो क्या हम इंजेक्शंस वाला फिर नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लें? बिकॉज यस देर आर मैम। मैनी प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि अमूमन कैंडिडेट्स इस बारे में चीज़ों के बारे में इतने ओरिएंटेशन नहीं होती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो रिप्रोडक्टिव और उसमें वो आ जाता है, हेल्थ में आ जाता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हम इंजेक्शंस को फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें, बिकॉज दैट इज अनदर लॉन्ग टॉपिक। यस मैम। ठीक है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड विद द इम्प्लांट्स? कोई और जो मैम मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन, जी जी। मैम आपने ये बताया था जी कि आफ्टर एक्सपायरी इज अ मार्जिन। जी। जी मैम वो मार्जिन तो थोड़ा सा जो मेरा पार्ट मिस हो गया था लेक्चर का थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से रिलेटेड, जरा सा वो बता दीजिए कि प्लांट्स और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कितना इफेक्ट होता है प्लांट्स से। देखो, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता। बेसिकली हम इसको एज अ कॉज, क्लियर कट कॉज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लिंक होता है। ये एक नेगेटिव क्राइटेरिया बन जाता है कि जिन पेशेंट्स में कभी पास हिस्ट्री है या क्रंच हिस्ट्री ऑफ डीवीटी की, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, वहां पे अमूमन हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए ये चूंकि ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन प्रेपरेशंस में अमूमन जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क है दैट इज नॉट एज मार्क्ड एज दैट विद द थर्ड जनरेशन। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट ज्यादा, सेकंड में एंड्रोजेनिक एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाले रिस्क मिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा मार्क नहीं होते। सो इन अ लो रिस्क पेशेंट, बिकॉज व्हेन यू आर असेसिंग द मेडिकल एलिजिबिलिटी, then you have to sort out the risk factor for thromboembolism as well। क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की अगर फेमिलियल फेमिलियल है या इसमें जैसे सपोज ये जैसे स्ट्रोक और ये इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं वो भी तो इसमें कैटेगरी 3 में आ जाएंगी। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इधर इन द फैमिली हिस्ट्री या उसकी पर्सनल हिस्ट्री में भी वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएगी। और ये लिवोनॉर्जेस्ट्रोल के मेटाबोलाइट हैं जो एटोनोजेस्ट्रॉल है। और अगर हम जडेल की बात करें तो वो तो लिवोनॉर्जेस्ट्रोल है एज सच। लेकिन चूंकि इसकी डेली डोज जो रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा नहीं और सिस्टेमिक उस पे नहीं है, सिस्टेमिक इफेक्ट उसका नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग इन साइड द सर्कुलेशन। हेपेटिक इसका बाईपास होता है। तो इसी वजह से इसका चाहे रिलेशनशिप है बीटी के साथ लेकिन बहुत ज्यादा मार्क नहीं है। सो इन दोज पेशेंट्स हु हैव हैड सम पास्ट हिस्ट्री या भी करंट हिस्ट्री उसमें ना दे, उसमें ना करें। ठीक है।
क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर जो हम बाकी ओरल प्रोजेस्टेरोन प्रेपरेशन के साथ लिंक करते हैं, इसका इनके साथ तकरीबन मिनिमल एसोसिएशन समझी जाती है। यानी बहुत क्लियर कट उसमें एविडेंस नहीं होता कि ये जरूर इसकी वजह से होगा। ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी में चाहे वो लोकल है, इवन माइलिना भी है, वो ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसी तरह से इम्प्लांट्स भी। और ठीक। मैडम और आपने बताया कि इसको 45 ईयर्स की एज के बाद जो है वो यूज करने नहीं, से मैंने अवॉइड। 45 नहीं कहा, मैंने 55 कहा है। 55, अमूमन ओके। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 55 है। क्योंकि कुछ और खवातीन तो का तो मीनोपॉज जाके 55 ईयर्स पे भी होता है, 55 56 ईयर्स पे जाके होता है। लेकिन 55 ईयर्स के बाद ना दें, क्योंकि इसका जो बोन मैस डेंसिटी का जो इफेक्ट है वो है, इट डज एग्जिस्ट, कि ये टू सम एक्सटेंट इट डिक्रीजेस बोन मैस डेंसिटी। तो इसलिए बहुत ही यंग एज, जो बेसिकली जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो, और जो पोस्ट मीनोपॉजल जहाँ पे स्केलेटल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन, तो वहां पे आप इसको ना करें। यानी इसको अगर आपने करना ही है, जरूरी एक पेशेंट की ऐसी है, तो फिर उसको मॉनिटर करते रहें, फिर उसकी लाइफस्टाइल एडेप्टेशन साथ रखें। कैल्शियम, विटामिन डी, मोबिलाइजेशन, एक्सरसाइजेज, ये सब चीजें हैं जो कि स्केलेटल इंटेग्रिटी को मेंटेन करती हैं। ठीक है, चलें जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है मैडम, तो फिर जी। मैडम मेरा क्वेश्चन है, जी जी। मैडम आपने कहा था कि आफ्टर एक्सपायरी देयर इज अ मार्जिन। क्या चीज? मैडम आपने जो लास्ट लाइन बताई थी कि हाँ अगर ये इम्प्लेनॉन के बाद 3 इयर्स के बाद भी अगर पेशेंट वो अपने अंदर रखती है, वो रिमूव नहीं हाँ। करवाती, तो आपने एक इसमें वर्ड बोला इसमें बेसिकली ये हमने मायरीना में भी बात की थी, और ये इसमें भी है, और ये इंजेक्टेबल्स में भी होता है कि आपके पास मार्जिन होता है। यानी अगर ये जो इंजेक्टेबल्स हैं वो इन इंजेक्टेबल्स में तकरीबन 12 हफ्ते का जो है वो स्पेस होता है कि 12 हफ्ते के बाद आपने उसको लगाना ही लगाना है। लेकिन आप 2 हफ्ते और भी वेट कर सकते हो। तो जैसे उनमें वो तो बहुत शॉर्ट एक्टिंग है ना, यानी सिर्फ 3 महीने के लिए है। लेकिन अगर फर्ज किया ये पेशेंट किसी वजह से नहीं आ पाता, तो उसके बाद 2 हफ्ते का मार्जिन फिर भी होता है। सिमिलरली ये जो बाकी लॉन्ग एक्टिंग हैं जिनका सालों के हिसाब से जिसका इफेक्ट होता है, जैसे ये इम्प्लांट्स हैं या जैसे मायरीना वगैरह भी, उसमें भी तकरीबन 1 साल का मार्जिन होता है पेशेंट के पास। तो इसीलिए उसमें मैम। एक रेंज बताई जाती है। तो लेकिन ये मैम आपने मार्जिन कहा होता है, अगर ड्यू डेट पे कर ले तो उसमें वो बेस्ट है। लेकिन अगर ना भी करे तो इसमें पेशेंट को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जरूर प्रेगनेंसी हो जाएगी या उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इट डज कॉन्टिन्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट उसका कॉन्टिन्यू रहता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है मैम। चलें जी, अब स्टॉप करते हैं हम क्लास को, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इंजेक्टेबल्स पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।